गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बड़ा आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर 2। फर्स्ट पेपर हमने पिछली वीडियो में किया था। आज हम बेटा स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2। तो जो भी क्वेश्चन करें सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान से। चलो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। पहले 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, फर्स्ट 16 क्वेश्चन, और अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें, ठीक है, ताकि 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो सके, ठीक है। देखो, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन इन सेट ए 1 2 3 4 5, एक सेट है ए, इसके अंदर ये 5 नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, गिवन बाय रिलेशन इज इक्वल। कहता है ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड हैं अगर b किसके इक्वल हो जाए a+1 के, यानी अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो वो b आ जाए। देन स्टेट वेदर r इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। कहते क्या रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, इसको हमने बताना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करें, एग्ज़ाम में यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन इज इक्वल ए बी सच दैट b किसके इक्वल a+1 के। कह रहे हैं इसमें 1 प्लस करूँ तो ये आंसर आ जाए। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये हमने बताना है। तो यहाँ पर लिखना r इज नॉट रिफ्लेक्सिव इन a, ठीक है, r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज उसने क्या कहा, जो रिफ्लेक्सिव क्या आता है, जो अपने आप के साथ रिलेटेड हो, किसी दूसरे के साथ कोई लेना देना ना हो। तो जब इसके अंदर 1 प्लस करूँ तो ये आता है। तब यहाँ पर देखो ना, ए से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 प्लस करने से ये नहीं आएगा। क्या a+1 इसमें 1 प्लस करने से क्या a आ सकता है? a+1 a के इक्वल तो नहीं होता ना, इसलिए ये r रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपने लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो r रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, देखो ऑप्शन में है, दोनों में से कोई एक करना है एग्जाम में। इज f फ्रॉम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड एज fx किसके इक्वल है, x² के, इज़ 1 1। वो ये पूछ रहे हैं क्या ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं, इस पर आप डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, fx किसके इक्वल है, x² के। कहते क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, ये बता दो। मैं 1 1 लिखूं या इंजेक्टिव वर्ड लिख दूं, एक ही बात है, ठीक है ना, इंजेक्टिव या 1 1। तो पहले क्या लिखेंगे, f(x1) f(x2) इक्वल मान कर चलें। ये हमारे पास है नेचुरल नंबर, ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। यहाँ पर लिखें x1 x2, फंक्शन लगाने से यहाँ पर आ जाएगा f(x1), यहाँ फंक्शन लगाने से इधर आ जाएगा तो f(x2), ठीक है ना। इन दोनों को इक्वल मान कर चलें और इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखा दें। तो x की जगह यहाँ x1 पुट कर दें, x1², x की जगह x2 लिख दें, x2²। इसको लेफ्ट में ले जाऊँ, x1² माइनस x2² इक्वल टू 0, तो a² माइनस b², तो a माइनस b हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आइदर दिस ब्रैकेट 0 और दिस 0, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा या x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो जाए। x2 को परली तरफ ले जाए, x1 और x2 इक्वल आ गए, तो यस f इज 1 1। तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1। और x1 x2 इन दोनों का टोटल 0 नहीं हो सकता, रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि x1 और x2 दोनों किसके अंदर है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में है तो कोई भी 2 नंबर आप सिलेक्ट कर लो, उन दोनों का टोटल कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए रिजेक्ट। तो हम इन दोनों को इक्वल मान कर चले, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, यस f इज 1 1। साथ में यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n कौन सा है, डोमेन वाला, ठीक है ना। तो ये x1 x2 डोमेन, ये कोडोमेन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये दोनों में से कोई एक करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो स्टेटमेंट रीड करो, इफ़
ए किसके इक्वल गिवन है 1 2 3 के, एक ए गिवन है 1 2 3, रिलेशन किसके इक्वल है 1 1 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 1 2 से है तो 2 1 से है। इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, कहते हैं कि क्या है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करना, सिर्फ यस और नो में ही आंसर देना है इसका बस, ये नहीं कि आप पूरी डिटेल लिखने बैठ जाओ, ठीक है ना, सिर्फ यस और नो में बता दो कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं, या तो प्रूव करने के लिए गएगा तब आपने करना है, उसने सिर्फ ये पूछा है कि इक्विवेलेंस है या नहीं, सिर्फ इतना बताओ। अब देखो रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 वो इसके अंदर है तो यस रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है तो यस सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव इसको आप तीसरा नंबर मान लो, मान लिया ए बी से रिलेटेड है, बी सी से है तो ए सी के साथ, देखो ये ए है ये बी है, ये बी है ये सी है, ए बी से रिलेटेड है बी सी से है तो ए सी के साथ होना चाहिए, ये 1 और ये 1 1 1 से रिलेटेड 1 1 से इसके अंदर है तो यस ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसलिए ये क्या होगा यस इक्विवेलेंस रिलेशन है इसमें। तो आपने इसका आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखोगे, यस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन क्लास ए, बस क्वेश्चन इतना ही ख़त्म, आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा क्योंकि उसने प्रूव करने के लिए नहीं पूछा है, याद रखें, टाइम वेस्ट नहीं करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, कह रहे ए और बी दो फाइनाइट सेट हैं कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली एम एंड एन एलिमेंट, कहता है ए वाले सेट के अंदर एम एलिमेंट हैं, बी वाले सेट के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, ये गिवन है। देन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कहता है ए से लेकर बी तक हम कितने रिलेशन हम इसके अंदर बना सकते हैं वो हमने फाइंड करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, ये ए वाला सेट है, ठीक है, और ये वाला बी वाला सेट है, इसके अंदर कितने नंबर्स हैं एम और इसके अंदर कितने नंबर्स हैं एन हैं, कहते हैं ए से लेकर बी तक हम कितने रिलेशन बना सकते हैं ये बताना है। तो फार्मूला है इसका, याद है 11th क्लास में था ये, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, ए से लेकर बी तक हम कितने रिलेशन बना सकते हैं, पहले 2 लिख दो, ये वाला m पावर में मल्टीप्लाई n, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और 2 की पावर में लिख देना, बस ये हमारा आंसर आ गया। तो ये याद रखें ये फॉर्मूला, ठीक है, 1 मार्क्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का एक और क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन में है, दोनों में से कोई एक करना था, यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ही। लेट ए किसके इक्वल है 2 3 4 5 6 7 8 9, ए के अंदर कितने नंबर्स हैं 8 नंबर्स हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज एक्स और वाई आपस में रिलेटेड हैं अगर एक्स ए से बिलोंग करता है वाई ए से बिलोंग करता है, एंड कहता है कि एन डिवाइड्स, ये एन नहीं यहाँ पर एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ एक्स है, एक्स डिवाइड वाई, फाइंड आउट आर, रिलेशन निकाल कर दिखा दो। कहता है कि दो नंबर आपस में रिलेटेड होंगे अगर एक्स वाई को पूरा डिवाइड कर दे तो फाइंड आउट आर, रिलेशन कौन किसके साथ रिलेटेड होगा ये हमने बताया। याद रखें दो नंबर रिलेटेड होंगे अगर वो दूसरे को डिवाइड कर दे तो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, ठीक है, ये ऑप्शन में था क्वेश्चन नंबर 3। एक ए हमारे पास गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 9, कहता है कि रिलेशन बनाकर दिखा दो। अब ये बताओ कि ये रोल नंबर 2 किससे रिलेटेड होगा, ये 2 किससे रिलेटेड होगा, जो 2 किस को डिवाइड कर सकता है। देखो 2 4 को डिवाइड कर देते हैं, 2 6 को डिवाइड करते हैं, 2 8 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो ये 3 किससे रिलेटेड है, ये वाला 3 किसको डिवाइड कर सकता है, वो देखो 3 को डिवाइड, यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है ना। 3 को डिवाइड कर देते हैं, 3 6 को डिवाइड कर देगा, 3 9 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब ये 4 किससे रिलेटेड होगा, 4 को डिवाइड कर देता है और 4 किसको डिवाइड करता है 8 को, ठीक है। ये 5 किससे रिलेटेड होगा, 5 को डिवाइड करेगा बस, 6 को ही डिवाइड कर सकता है, 7 को डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा और 9 को ही डिवाइड करेगा बस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल।
ठीक है ना। बस ये कहता है कि कौन सा नंबर किसके साथ रिलेटेड होगा ये बताना है, कि जो दूसरे नंबर को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। समझे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, देखो ध्यान से। इफ़ ए आई जे किसके इक्वल है, टू आई माइनस जे के, ए आई जे टू आई माइनस जे के इक्वल है, गिवन है। देन राइट ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बनाकर दिखा दो। ए किसके इक्वल है, ए आई जे 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाकर दिखा दो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए आई जे किसके इक्वल है, 2 आई माइनस जे के। तो कहता है कि एक मैट्रिक्स बनाकर दिखाना है। ए किसके इक्वल लिखा हुआ है, ए आई जे के, और यहाँ पे लिखा है 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स इसके अंदर बनाकर दिखा दो। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले A1 1 लिख लो, A1 2 और A1 3, A2 1, A2 2 और A2 3, 2 रो 3 कॉलम है ना। आई की जगह 1 लिख दो, जे की जगह 1, 1 और 1 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा। आई की जगह 1 लिख देना, जे की जगह 2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा। आई की जगह 1 लिख देना, जे की जगह 3 लिख देना, 2 आई की जगह 1 हो गया, जे की जगह 3, 2 में से 3 गया -1। आई की जगह 2, जे की जगह 1 कर दो, ठीक है ना। 4 में से 1 गया 3, आई की जगह 2 लिख दो, जे की जगह 2, तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 4 में से 2 हो गया 2 2 3, आई की जगह 2, जे की जगह 3 लिख दो, आई की जगह 2 लिख दो, जे की जगह 3, 4 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। समझे। तो हमने एक मैट्रिक्स बनाना था जिसके अंदर 2 रो 3 कॉलम हो, 1 0 -1, ठीक है, 3 2 1 3 2 1। तो ये 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ एक ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ए आई जे 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू बी आई जे 3 रो 1 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, सी आई जे 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। कहते हैं क्या हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या ए और सी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी और सी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सी ए की मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमने बताना है। देखो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जैसे आपके पास एक ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसका ऑर्डर लिखा है, जैसे सपोज करो सपोज कर लो इसका ऑर्डर, एक ए मैट्रिक्स हमारे पास लिखा है, ठीक है, मान लिया इसका ऑर्डर कितना है 3 × 7 है, और बी एक मैट्रिक्स लिखा है, इसका ऑर्डर कितना है 7 × 4 है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये बीच वाला नंबर ये क्या होना चाहिए, सेम। अगर ये बीच वाला नंबर अगर ये सेम है तब तो आप इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं इसी क्वेश्चन सिर्फ निशान लगाना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहते क्या हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ये वाला ए का ऑर्डर ये रहा, बी का ऑर्डर ये रहा। अब इसके अंदर ये देखो क्या बीच वाला नंबर सेम है, यस बी का बीच वाला नंबर सेम है, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन ठीक है। क्या आप ए और सी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए और सी की मल्टीप्लाई सिर्फ ए का और सी का ऑर्डर देखो, इसमें और इसमें देखो, ये वाला 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। बी और सी की मल्टीप्लाई कर सकते हो, नो, क्योंकि ये बीच वाला नंबर सेम नहीं, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 है, नहीं कर सकते, ठीक है। सी और ए की, पहले सी लिखना है फिर ए लिखना है, तो पहले सी है फिर ए है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो इसकी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो 5th का कौन सा आंसर आ जाएगा, ए, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर सिर्फ यही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए। बस क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, 1 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम। कहते हैं ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम का है, ए का डिटर्मिनेंट 5 के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a डिटर्मिनेंट। ए 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ए का डिटर्मिनेंट 5 है, तो कहता है 2a का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, ये हमने बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना गिवन है 5, तो कहता है 2a का डिटर्मिनेंट कितना आएगा ये बता दो। तो 3 रो 3 कॉलम का था, 2 पहली रो में से बाहर आएगा, 2 दूसरी रो में से बाहर आएगा, 2 तीसरी रो में से बाहर आ जाएगा। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ 8 हो गया, ए का डिटर्मिनेंट 5 है, तो 8 5 कितना हो गया 40, ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, देन राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो कहता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर आप क्या बना सकते हो ये बता दो। ये तो मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 24 हैं। तो कहता है आप ऑर्डर कितना बना सकते हैं? एक तो 24 × 1 या 1 × 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, ठीक है। तो × 12 और कितना आते हैं? 3 × 8 और 8 × 3, ठीक है। और क्या बन सकते हैं? 6 × 4 या 4 × 6। बस ये हमारा आंसर है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ -1 से 1 x³ + sin 5x dx। कहते हैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक इंटीग्रेशन है -1 से लेकर 1 x³ + sin पावर 5x। कह रहे इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दो। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर नीचे लिमिट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो इवन और ऑड से ये क्वेश्चन करना है। लास्ट एक्सरसाइज 7.11 में ये क्वेश्चन है। तो fx मान लो इस सारे को x³ + sin पावर 5x। पहले क्या करो, x की जगह -x पुट कर दो, -x पावर 3 sin पावर 5 -x, माइनस की पावर 3 माइनस बाहर हो जाएगा x³, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, पावर 5 है तो माइनस बाहर ही आ जाएगा, sin पावर 5x। सारे में से माइनस कॉमन आ रहा है, x³ + sin पावर 5x। तो ये स्टेटमेंट वापस वही की वही आ गई। तो अगर माइनस पुट करने से माइनस बाहर आ जाता है तो फंक्शन क्या बन जाएगा? ऑड हो जाएगा। अगर ये फंक्शन ऑड है तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस i = 0, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = मॉडुलस x एंड x = 3 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहता है कि आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है, y = मॉडुलस x और x = 3 लेना है। देखो y = मॉडुलस x लेना है एंड x किसके इक्वल है? 3 के। कहता है एरिया निकाल के दिखा दो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, ठीक है। और यहाँ से आप लिख लें, यहाँ पे इधर ये लिख लेता हूँ मैं x, यहाँ पे y, x की जगह 0 तो 0, x की जगह 1, 1 का मॉडुलस 1, x की जगह 2, 2 का मॉडुलस 2, x की जगह 3 लिख लो, 3 का मॉडुलस 3। कुछ माइनस के पॉइंट ले लो, x की जगह -1, -1 का मॉडुलस +1, x की जगह -2, -2 का मॉडुलस कितना हो जाएगा? 2। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पर लिख लेना x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस, ठीक है। यहाँ 0, इधर 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3, ठीक है। x 0 तो y 0, x 1 है तो y 1, x 2 है तो y 2, x 3 है तो y 3, x -1 तो 1, x -2 है तो 2। इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया, ठीक है। और उसने क्या कहा था, एक लाइन लेनी है, कौन सी? x = 3 से, 3 वाला पॉइंट ये रहा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। और उसने कहा था x एक्सिस का यूज़ करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा है, इसकी नहीं कर रहा, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बताना है बस, समझ में? वो शेडेड एरिया, अगर मैं इस मॉडुलस को तोड़ दूँ तो क्या आता है हमारे पास? +x या -x। तो जो इस तरफ है वो y = +x है, जो इस तरफ जो हमारी कर्व बनी है y = -x है। तो शेडेड एरिया क्या फार्मूला होता है? इंटीग्रेशन y dx। तो लिमिट क्या लेंगे? 0 से लेकर 3 तक। तो यहाँ से 0 से लेकर 3, y किसके इक्वल है? x dx के। तो x²/2, लिमिट कितनी? 0 से 3, x की जगह 3 लिख दो, 3² 9/2, और 0 लिखोगे तो 0, 9/2 स्क्वायर यूनिट। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट है, देखो ध्यान से। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x = 5 है, y = -3 है इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एरिया फाइंड करना है, x = 5 लेना है, y = -3 लेना है।
कह रहा है एरिया निकाल कर दिखा दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है, एक्स को 5 लेना है और वाई को कितना लेना है -3। कैसे, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखो ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है, ये 0 है। यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3, -1 -2 -3। एक लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, x = 5 पे, x = 5 पर एक लाइन ड्रॉ कर लो। और दूसरी लाइन कहाँ लेनी है, y = -3 से, ये y = -3 से। समझ में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, तो ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका एरिया निकाल कर दिखाना है। ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गई, देखो ध्यान से। तो अगर ये रेक्टेंगल है, किसी की लेंथ माइनस में नहीं होती, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये 5 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। -3 नहीं लेना, 3, क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में लेते हैं, लेंथ भी प्लस में। तो एरिया निकाल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 5 × 3 कितना हो जाए, 15 स्क्वायर यूनिट। हमारा क्वेश्चन खत्म। बस इतना ही ये क्वेश्चन करना था। समझ में आया बेटा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कह रहे हैं इसमें से ऑर्डर और डिग्री बता दो। जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा, डिग्री उसी की पावर। सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव इसमें कितना है, 2 बार हो रहा है ना, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, और डिग्री इसी की पावर देखनी है कितनी, 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो इसके अंदर सिर्फ इतना आप लिख देना क्वेश्चन नंबर 9th में, कि यहाँ पर आप लिख देना ऑर्डर कितना है 2, और इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी लिखोगे 1। क्वेश्चन ख़त्म, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। हाउ मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने बनेंगे, ये बता दो। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट जिसमें जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होगा उतने ही इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स बनेंगे। सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव इसमें कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना, तो 2। तो इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे बस। तो यहाँ पर आप इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 9th में आप ये लिख सकते हो, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने, यहाँ लिखोगे यहाँ पे 2, बस ये क्वेश्चन ख़त्म। समझ में आया। अगर आपके पास सपोज करो कि यहाँ पर कोई कंडीशन दे रखी होती साथ में, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कंडीशन दे रखी होती, जैसे x = 2, y = 3, ठीक है, तो वो कहता है कि इसके अंदर, अब इसके अंदर कितने कांस्टेंट बनेंगे, एक भी कांस्टेंट इसके अंदर नहीं होगा जिसमें इस तरह से कंडीशन लिखी होगी। कंडीशन नहीं है तो जितने डेरिवेटिव हैं उतने ही कांस्टेंट, कंडीशन लिखी है तो एक भी कांस्टेंट नहीं होगा फिलहाल इसमें कितना आंसर आएगा, 2। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10th पर आ जाओ। राइट ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कह रहे हैं कि ये वेक्टर लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर बना कर दिखा दो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। देखो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, इसी को इसी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ए कैप बोलते हैं इसको, फार्मूला निकालने का फार्मूला, ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आ जाए 2i - j + k, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना बन जाएगा 2i - j + k, किसके डिवाइड में कितना आ जाएगा √6। हमारा क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11th पर आ जाओ। राइट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कह रहे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाकर दिखा दो, इन वेक्टर फॉर्म के अंदर बनानी है। और वेक्टर फॉर्म में बनाने का क्या फार्मूला बताया था, r = a + λb। तो x - 2/2, y - 1/1, z + 3/1। तो सबसे पहले तो इसके अंदर a वेक्टर कितना होगा, 2i + 1j - 3k, और b वेक्टर कौन सा होगा, जो डिवाइड में लिखा होगा, 2i 1j 1k। ये डायरेक्शन रेशियो याद रखिए, पर x y z के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर x y z के साथ कुछ लिखा है तो पहले कॉमन लोगे और उसको डिवाइड में ले जाओगे। हमने लाइन की इक्वेशन बनानी है, फार्मूला r = a + λb। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 2i + 1j - 3k + b, तो 2i + 1j + 1k, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि ए वेक्टर लिखा है आई प्लस 2j माइनस के और बी वेक्टर लिखा है 2i प्लस जे प्लस के। आर ए एंड बी इक्वल, कहते हैं क्या ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल हैं? नो, ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ आई जे के के साथ जो आई जे के के साथ जो लिखा है वो इक्वल नहीं है। तो बस आप क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर आप ये लिख देना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर डालना है। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने करवा रखा है पहले भी। ए वेक्टर गिवन है आई प्लस 2j माइनस के, बी वेक्टर लिखा हुआ है 2i प्लस जे प्लस के। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर डालना है, तो यहाँ लिखें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। तो क्या करेंगे, पहले दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो बाद में लिखा है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ए और बी की डॉट प्रोडक्ट कर दो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस 1 को 1 से माइनस 1, और बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3, डिवाइड में √6। क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। दो वेक्टर लिखे हैं, कहता है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये निकाल कर दिखा दो। तो क्वेश्चन नंबर 14, आप इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा लेना, cos थीटा पहले ए डॉट बी और उसी का ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए और बी के बीच में एंगल निकल जाएगा। ट्राई योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए बाय बी फाइंड करके दिखाना। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा, ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लें, जो बाद में लिखा उसे आप डिवाइड में कर दें। इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास 4/13 और बी कितना है 9/13, 13 से 13 कट गया, 4/9 ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ये भी हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। देखो ना क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, गिवन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। यूनियन की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.35 है। मेरे को बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंडिपेंडेंट गिवन है। देखो बेटा, यूनियन गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखानी है। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है 0.6। यूनियन का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.6। इंडिपेंडेंट गिवन था तो इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में बदल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 0 इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट में बदलोगे, नहीं तो नहीं बदलोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड करके दिखाना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.35 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एज इट इज आएगा 0.6 आ जाएगा। तो ये 0.35 है, प्लस है, इस तरफ आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह गया, 0.35 आ जाएगा। यहाँ से इसको 1 में से इसको माइनस कर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया तो 6, 0.65 आ जाएगा। यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो 0.25 हो जाएगा। ये मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 0.25 डिवाइड में 0.65, 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कट जाएंगे, 25/65, 5 पे 5 5 25, 5153, तो कितना आंसर आ जाए 5/13। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जरा ध्यान से देख सकते हो कि जो पहले 16 क्वेश्चन हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपने 20 या 25 मिनट ही लगाने हैं बस, इससे ज़्यादा आप कोई भी सैम्पल पेपर खोलो उसके अंदर पहले 16 क्वेश्चन करके देखो और उसके अंदर अपनी स्पीड बनाकर देखो, क्या आपका 20 या 25 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर 20-25 मिनट से ज़्यादा आप इसके अंदर टाइम लगाओगे तो आपका पेपर रह जाएगा, ये याद रखें। तो अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।